मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर, इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज इस व्याख्यान में जो उपविषय हम पढ़ने जा रहे हैं, एक है गांधी जी एक जन नेता, दूसरा उपविषय है गांधी जी का आखिरी बहादुराना दिन, तीसरा उपविषय रहेगा गांधी को समझना। पहला उपविषय देखते हैं, गांधी जी एक जन नेता। विद्यार्थियों, 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। अब राष्ट्रीय आंदोलन व्यावसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे, बात करते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे समानुभूति रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे, अर्थात उन जैसा ही देख करके उनमें घुल मिल जाते थे। ऐसा गांधी जी का स्वभाव था। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए सूती वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। जहां तक अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, जैसे आप देख रहे हैं जिन्ना और नेहरू जी को किस तरह के सूट पहने खड़े हैं चित्र में, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। आप चित्र में गांधी जी को देख रहे हैं, एक सामान्य साधारण धोती एक सामान्य किसान की तरह लपेटी हुई है और ऊपर एक चद्दर डाली हुई है। इस तरह से बड़े सामान्य दिखाई देते थे। गांधी जी प्रतिदिन अपना कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे और इस तरह अपनी जरूरत के कपड़े वो स्वयं तैयार करते थे। वे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं को भी, वे अपने सहयोगियों को भी चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे और उनको इस बात के लिए भी तैयार करते थे कि वे भी कोशिश करें कि अपनी जरूरत के वस्त्र स्वयं तैयार कर लें। इस तरह सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। वस्तुतः चरखा स्वदेशी तथा राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। पारंपरिक भारतीय समाज में सूत काटने के काम को अच्छा नहीं समझा जाता था। गांधी जी द्वारा सूत काटने के काम ने मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम की खाई को कम करने में सहायता की और इस तरह से विद्यार्थियों, चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। लोगों में चरखा चलाने का जुनून पैदा होता चला गया और नेताओं ने खूब चरखे चलाए। इस तरह से नेताओं को देख करके आम जन भी चरखा चलाने में रुचि लेने लगा और स्वदेशी कपड़ा तैयार होने लगा। इस तरह से चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। गांधी जी की एक देवतुल्य छवि आम जनता में थी। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है।
फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। जब वो गोरखपुर स्टेशन पर पहुंचे तो आम जनता उनके दर्शनों के लिए टूट पड़ी। गोरखपुर स्टेशन पर गांधी जी एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए गांधी जी के दर्शन कर लिए। गोरखपुर के एक हिंद समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ते हैं विद्यार्थियों। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसमी स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसमी के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी, भेनी विद्यार्थियों दान को कहते हैं, दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। धीरे धीरे गांधी जी का आम जनमानस पर इतना प्रभाव बढ़ता चला गया कि उनमें वो चमत्कारिक शक्तियां देखने लगे और उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह फैलने लगी। जैसे राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए गांधी जी को भेजा गया है। इसी तरह गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां सामने आने लगी। गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर जाते थे, उनकी फसल चौपट हो जाती थी जो भी गांधी जी की आलोचना करते थे। इस तरह से गांधी जी की शक्तियों के बारे में आम जन में अनेक अफवाहें फैलती जा रही थी। आम जनता में गांधी जी की किसानों के उद्धारक की भी छवि बनी। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसानों के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। और इस तरह विद्यार्थियों, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, जो दोनों सत्याग्रह किसानों के लिए थे, इन दोनों आंदोलनों या सत्याग्रहों के बाद गांधी जी किसानों के एक विश्वसनीय मसीहा हो गए, उनके नेता हो गए और इस तरह से किसानों के दिलों में भी गांधी जी जा बैठे। जिस तरह से गांधी जी किसानों के नेता बने, उनके मन में बैठ गए, ऐसे ही मजदूर और श्रमिकों के मसीहा बनकर गांधी जी उभरे। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक समानुभूति रखते थे तथा बदले में श्रमिक लोग भी गांधी जी से समानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे और इस तरह से श्रमिकों में घुल मिल जाते थे।
और गांधी जी श्रमिकों के भी नेता बनकर उभरे। राष्ट्रवाद को व्यापक बनाने के लिए, पूरे देश में फैलाने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस को पूरे देश में फैलाया। उन्होंने कांग्रेस का पुनर्गठन किया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनाधार वाला संगठन बनाया। उन्होंने सावधानी पूर्वक कांग्रेस का पुनर्गठन किया। ग्राम स्तर तक कांग्रेस की कमेटियां बनाई गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। यानी कि जो राजाओं के राज में थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी रियासतें थी, उन रियासतों में सीधा कांग्रेस नहीं जा सकती थी, क्योंकि कांग्रेस का क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र था। रजवाड़ों में जाने के लिए उन्होंने वहाँ प्रजामंडलों की स्थापना की थी। इस तरह से प्रजामंडलों के माध्यम से कांग्रेस रजवाड़ों में घुसी अपने राष्ट्रवादी विचार को लेकर। राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया गया। यानी कि राष्ट्रवाद का प्रचार अंग्रेजी में नहीं, अब वहाँ जहाँ भाषा बोली जाती है उसी भाषा में वहाँ राष्ट्रवाद का प्रचार किया जाए, लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में बताया जाए। इसी तरह से कांग्रेस की प्रांतीय समितियां भाषाई क्षेत्र पर आधारित करके बनाई गई, ब्रिटिश राज्यों के आधार पर नहीं। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसे एक प्रांत इकाई माना गया और वहां पर फिर एक प्रांतीय समितियां कांग्रेस के द्वारा बनाई गई। और इस तरह से कांग्रेस सभी वर्गों तक पहुंच गई। कांग्रेस को व्यापारी और उद्योगपतियों का भी समर्थन मिलने लगा। हम आरंभ में पढ़ रहे थे कि पहले बड़े लोगों में ही, बड़े नेताओं में ही कांग्रेस थी। गांधी जी ने उसे जन सामान्य तक कांग्रेस को पहुंचाया, राष्ट्रवाद के विचार को पहुंचाया। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्द ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। जीडी बिड़ला, जो चित्र में आप देख रहे हैं गांधी जी के साथ, जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया, क्योंकि उनके अंदर, कुछ एक उद्योगपतियों के अंदर थोड़ा भय था, इसलिए उन्होंने मौन रूप से समर्थन किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी भी थे, परंतु अब गांधी जी एक साधारण मजदूर और किसान के साथ साथ व्यापारी और उद्योगपतियों की भी नेता बनते जा रहे थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ साथ गांधी जी ने प्रतिभाशाली भारतीयों को भी जोड़ा। 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत व सी राजगोपालाचारी जैसे नेता शामिल थे। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया, और इस तरह से गांधी जी हर वर्ग को अपने साथ जोड़ते जा रहे थे। असहयोग आंदोलन के बाद, विशेषकर फरवरी 1924 में जेल से छूटने के बाद, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिया। वो क्या कार्यक्रम थे, एक बार नजर डालते हैं। आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना होगा। इसके लिए समुद्र पार से आयातित मील में बने वस्त्रों के स्थान पर घर पर बनी खादी पहनने की महत्ता पर जोर डाला। इसलिए अपने वस्त्र की जरूरत हम स्वयं पूरी करें, इस तरह स्वावलंबी बने। दूसरा, बाल विवाह और छुआछात जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अभियान भी गांधी जी ने चलाया। हिंदू और मुसलमानों के बीच
सौहार्द पर भी गांधी जी ने बल दिया, यानी कि दोनों के बीच प्रेम का, मैत्री भाव का नाता बने, दोनों इकट्ठे होकर राष्ट्रीय आंदोलन में आए, ऐसा प्रयास गांधी जी ने किया। साथ साथ गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर दिया। असहयोग आंदोलन में सरकारी संस्थाओं को छोड़ दिया था और उसी समय ही राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाए, जोर दिया गया था। गांधी जी ने इसको और अब आगे बढ़ाने पर विचार किया और प्रयास किया कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खुले, इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा उनमें दी जाए। और गांधी जी ने इस तरह अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों में ध्यान दिया। इस तरह हम देखते हैं विद्यार्थियों, गांधी जी किसानों के, श्रमिकों के, व्यवसायियों के, उद्योगपतियों के, आम जन के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के नेता के रूप में उभरे। इसलिए गांधी जी को हम एक जन नेता कहते हैं और कह सकते हैं उनके इस तरह के कार्यों के कारण। विद्यार्थियों, अपना दूसरा उपविषय है गांधी जी का आखिरी बहादुराना दिन। 15 अगस्त को राजधानी में गांधी जी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। वे 24 घंटे के उपवास पर थे। स्वतंत्रता अकल्पनीय कीमत पर मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। इन बातों से दुखी गांधी जी 15 अगस्त को 24 घंटे के उपवास पर थे। सितंबर अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों में चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। उसमें क्या कहा गया? वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। और इस तरह से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था और अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे को मंजूरी देनी पड़ी थी। तो भी कांग्रेस का दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों, देश के जो टुकड़े हुए वो धर्म के आधार पर हुए थे और मुसलमानों ने अलग से अपना पाकिस्तान देश ले लिया था। फिर भी कांग्रेस और गांधी जी यही चाहते थे कि भारत अब भी सभी धर्मों और सभी नस्लों का देश बना रहे, ऐसी इच्छा उनकी थी। पाकिस्तान में हालात जो भी रहे हों, कांग्रेस का क्या विचार था? भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। और इसी तरह से भारत में उसी तरह का विचार बनाए रखा गया जैसा कि पार्टीशन से पहले था। बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में गांधी जी समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। इस तरह से गांधी जी सभी जगह सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हुए थे। विद्यार्थियों, धीरे धीरे सब कुछ देश में सामान्य होने लगा। इसी बीच 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में
26 जनवरी को किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अर्थात हर साल 1930 से 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती रही थी। गांधी जी का विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है, भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे, सभी वर्ग और धर्म यहाँ शांतिपूर्वक रहेंगे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर कहा, यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। उस समय के अखबार की कटिंग में प्रकाशित एक भारत का नक्शा है, इसमें देख रहे हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बना हुआ है इतना, ये कश्मीर इस समय आज़ाद क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, इस तरह से हैदराबाद आज़ाद दिखाया हुआ है, इस तरह अनेक रियासतें आज़ाद दिखाई गई थी, परंतु धीरे धीरे उनका सबका एकीकरण कर लिया गया। कश्मीर की समस्या अभी पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाई है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी नहीं भारत को मिल पाया है, परंतु उस समय गांधी जी ने आशा जताई थी कि हम मिलकर रहेंगे, परंतु गांधी जी की वह आशा आज भी पूर्ण नहीं हुई है। इस तरह हम देखते हैं गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें, परंतु वो इच्छा गांधी जी की आज भी पूर्ण नहीं हो सकी है। जब सब कुछ सामान्य होता जा रहा था, उसी दौरान 31 जनवरी 1948 को गांधी जी की एक चरमपंथी राष्ट्रवादी नाथूराम ने हत्या कर दी। इस तरह के चरमपंथी राष्ट्रवादियों का विद्यार्थियों कोई जाति और धर्म नहीं होता है। गांधी जी की हत्या के बाद चारों ओर गहरे शोक की लहर फैल गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गैर भारतीयों ने उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। गांधी जी का मजाक उड़ाने वाली टाइम पत्रिका, आपने विद्यार्थियों पीछे व्याख्यान में देखा था कि गांधी जी को तकवे जैसे शरीर वाला, मकड़ी जैसे पेड़ू वाला, इस तरह के शब्दों से गांधी जी का मजाक उड़ाने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना विद्यार्थियों अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। टाइम पत्रिका ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। और इस तरह से विद्यार्थियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व की हत्या हो गई, अंत हो गया। विद्यार्थियों तीसरा अपना विषय है गांधी जी को समझना। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। इस दिशा में हमें महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंदियों के अनेक प्रकार के अखबार, पत्र, भाषण, गृह विभाग की रिपोर्ट्स, पुलिस की रिपोर्ट्स आदि के माध्यम से हम गांधी जी को समझने का प्रयास करते हैं। आओ बारी बारी से इन्हीं सभी स्रोतों पर नजर डालते हैं। विद्यार्थियों निजी व्यक्तिगत पत्रों में हमें उस व्यक्ति के निजी विचारों की झलक मिलती है। ये गांधी जी के हम लिखे हुए पत्र चित्र में देख रहे हैं। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वह अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात पत्र में जो हम लिखते हैं कई बार गोपनीय बातें या निजी बातें, वो हम भाषणों में नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही हमें गांधी जी के पत्रों से पता चलता है।
लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है। कई बार निजी पत्रों में भी कुछ बातें लिखने से व्यक्ति संकोच करता है, वो उनमें भी सार्वजनिक नहीं करता। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है एक दिन इन पत्रों को प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स अर्थात पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया गया है। ये हम चित्र में देख रहे हैं विद्यार्थियों, गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र और जवाहरलाल को लिखे गए राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा पत्र, इस तरह के पत्र हम देख रहे हैं। तो उस समय के निजी पत्र हैं उनके, इनसे हमें उनके विचारों की झलक मिलती है। सार्वजनिक भाषणों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को संगठित करने और जनमत तैयार करने के लिए गांधी जी और अन्य राष्ट्रीय नेता सार्वजनिक मंचों पर भाषण देते थे। इन बड़े नेताओं के भाषण संकलित होते तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते थे। इतिहासकारों के लिए यह भाषण बड़े महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्योंकि इनसे उनकी नीतियों, कार्यक्रमों तथा लोगों को संगठित करने के तरीकों की झलक मिलती है। यह जानकारी बटोरते समय इतिहासकार भाषणों की सीमाएं भी ध्यान में रखते हैं। इनमें प्राय वही बातें होती हैं जो एक नेता सार्वजनिक तौर पर कहना चाहता है। बहुत सी बातें सार्वजनिक स्वर में नहीं कही जाती, जैसे कि संगठन संबंधी अंदरूनी बातें। अतः इनके लिए अन्य स्रोतों का भी हमें सहारा लेना जरूरी हो जाता है। व्यक्तित्व को समझने का एक और तरीका भी है, उनके द्वारा और अन्य लेखकों के द्वारा उनकी लिखी गई आत्मकथाएं। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है। परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी गई होती हैं। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण दिखाई दी, या वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नज़र में अपनी जिंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता। हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए, इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृतों को समझना चाहिए। इस तरह से आत्मकथाएं हमें बहुत कुछ बताती हैं, परंतु बहुत कुछ आत्मकथाओं की सीमाएं भी होती हैं। गांधी जी को समझने के लिए हमें कुछ और दस्तावेज भी मिलते हैं जो गोपनीय सरकारी रिपोर्ट हैं। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उस समय पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थी, लेकिन अब ये सभी पत्र, ये सभी रिपोर्ट, ये सभी दस्तावेज अभिलेखागार में हमें उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी देख सकता है। आइए एक ऐसे ही स्रोत को देखें।
20वीं सदी के शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट, ये सामने हम देख रहे हैं चित्र में, पाक्षिक रिपोर्ट्स दी हुई है अनेक प्रांतों की। पाक्षिक रिपोर्ट वह होती है जो 15 दिन में तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट गांधी जी को और अन्य नेताओं को समझने में बड़ी महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्टें स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है, अर्थात कोई राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव नहीं है, ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास वो करते थे। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों को देखें तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा था। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की एक हताशा कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ये कुछ रिपोर्ट हम सामने चित्र में देख रहे हैं। एक रिपोर्ट पढ़ते हैं, मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा। ये रिपोर्ट है, गुजरात में आ रहे तेज राजनीतिक बदलावों पर यहाँ गहरी नज़र रखी जा रही है। इनसे प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई है, इसलिए फिलहाल किसान फसलों की कटाई में व्यस्त हैं। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। अर्थात पुलिस रिपोर्ट दे रही है कि भाई किसान अपने खेत में व्यस्त हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, इसलिए कोई ज़्यादा प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ नहीं होगा। इसी तरह से विद्यार्थियों का मद्रास की रिपोर्ट पढ़ते हैं। ये गांधी का सविनय अवज्ञा अभियान शुरू होने से बाकी मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। आम जनता उनकी यात्रा को नाटकीय और उनके कार्यक्रम को अव्यवहारिक मानती है, परंतु क्योंकि हिंदू जनता उन्हें अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, इसलिए गिरफ्तारी की संभावना, जिसके बारे में वे खुद बहुत उत्सुक हैं, और उसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया। बम्बई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई। इस तरह से मद्रास की ये रिपोर्ट हमने पढ़ी। तो विद्यार्थियों, ये जो पाक्षिक रिपोर्ट पुलिस तैयार करके भेजती थी, इन रिपोर्टों में भी हमें अपने उन नेताओं का, विशेषकर गांधी जी के जीवन का, उनकी जनता में प्रभाव का पता चलता था। उस समय के नेताओं, विशेषकर गांधी जी को समझने में अखबारों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में गांधी जी राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। इसमें बड़ी संख्या में अंग्रेजों और हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, जिन्होंने गांधी जी की गतिविधियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इनमें से बहुत से समाचार पत्र पत्रिकाएं अब भी पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में सुरक्षित हैं। इतिहास लेखन के लिए यह महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इनके अध्ययन में भी हमें सावधानी की जरूरत होती है। विशेषतः हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप 2 बातें देख भी रहे हैं। एक तो होता है समाचारों का संकलन, एक होता है समाचारों का संपादन। दोनों को समझते हैं। समाचारों का संकलन एवं रिपोर्टिंग किसी अखबार के लिए उसके संवाददाता करते हैं। इसलिए संवाददाता की भाषा, उनकी समझ व विचार से यह निर्धारित हुआ कि उसे गांधी जी की कौन सी बात सबसे अहम लगी, जिसे उसने अखबार में छापने के लिए भेजा होगा। यानी कि संवाददाता जो इम्पोर्टेंट समझता है उसको ही छापने के लिए भेजता है अपनी समझ के अनुसार। फिर वहाँ छपने के लिए जब कार्यालय पहुँचती है, अखबार के कार्यालय में पहुँचती है, तो उस समय संपादक क्या विचार करता है? छापने से पहले
संकलित समाचारों का संपादक फिर काट छांट करके प्रकाशित करता है। यहाँ संपादक की समझ और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण था। गांधी जी के विचारों से सहमति और मतभेद रखने वाले संपादकों ने गांधी जी के भाषणों, वक्तव्यों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। किसी ने निंदा करते हुए छापा तो किसी ने प्रशंसा करते हुए। सरकार समर्थक व सरकार विरोधी समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग एक जैसी नहीं थी। लंदन से निकलने वाले समाचार पत्रों के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के छपने वाले विवरणों से अलग हैं, क्योंकि लंदन में छपने वाला इंग्लैंड के राष्ट्रवाद के अनुसार छापते थे। भारत में छपने वाले अखबार भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखकर खबर को छापते थे, इसलिए इसमें भी अंतर आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक समाचार पत्र की रिपोर्ट या मात्र समाचार पत्रों के आधार पर हमें गांधी जी या अन्य नेता के विषय में दृष्टिकोण नहीं बना लेना चाहिए। चित्रों के माध्यम से भी हम गांधी जी और अन्य नेताओं के विचारों को भी समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं महात्मा गांधी की मृत्यु, एक प्रचलित चित्र है ये। लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता का रूप दे दिया गया था और उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकीकरण को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। यहाँ आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं, इधर ये सरदार पटेल खड़े हैं, सामने पब्लिक बैठी हुई है और चिता की अग्नि जल रही है। यहाँ आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों को गांधी जी की चिता के दोनों ओर खड़ा हुआ देख सकते हैं। मध्य में स्वर्ग से महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे फिर गांधी जी दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों नेताओं को गांधी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से दो विचारधाराओं को आसपास खड़ा दिखाया गया और दोनों को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। इसी तरह गांधी जी का दूसरा चित्र भी हम देखते हैं। ये राष्ट्रवाद का वृक्ष है। इसमें देखिए, इस वृक्ष में तिरंगा भी है, सब नेता इसमें दिखाए गए हैं। ये भारत माता दिखाई गई है। ओम जो पवित्र शब्द उच्चारण में माना गया है, इस ओम के बीच में गांधी जी को दिखाया गया है, साथ में भारत माता को भी दिखाया गया है। इस तरह के चित्रों से यह प्रदर्शित होता है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों की समझ क्या थी और लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता था। राष्ट्रवाद के वृक्ष में महात्मा गांधी केंद्र में छाया के रूप में दिख रहे हैं और चारों ओर अनेक नेता और मनीषियों को दिखाया गया। इस तरह से चित्रों के माध्यम से भी महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की छवि को पढ़ करके हम उनकी विचारधारा का पता करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी की छवियों को हम चित्रों के साथ साथ गृह विभाग की रिपोर्ट, आत्मकथाओं और निजी लेखन व भाषणों के माध्यम से समझते हैं और इन सभी से अनुमान लगा करके हम गांधी जी की विचारधारा को सामने लाते हैं। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न जो आप अपनी नोटबुक में करें। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न होते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं? और एक निबंधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों आपने करना है, गांधी जी एक जन नेता थे, वर्णन करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।